खालिद इसी साहब, अमन मुआहदा का शोर है, अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला हो गया और ईरान ने कहा कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब भी दिया जाएगा। खबरदार भी किया कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो ये खित्ते की सरहदों से बाहर तक जाएगी। क्या आपको दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा जंग की जानिब कोई इशारा नजर आ रहा है कि मुज़ाकरात से हल निकलेगा? ये किया क्या है अमेरिका ने? बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने इनवाइट किया। देखिए, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत मल्टी डायमेंशनल किस्म का प्रेशर है। और प्रेशर यही है कि जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कहा जा रहा है, जो एग्रीमेंट की तरफ जा रहे थे, जिसको पहले कहा गया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, फिर इंटेंट कहा गया, तो मुआहदे का नाम नहीं दिया जा रहा था। और वो इसकी बुनियादी वजह ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त जो परसेप्शन मीडिया ने अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ बनाया हुआ है, मैं वाशिंगटन में और ह्यूस्टन दूसरे शहरों में एक दो दोस्त हैं, मैं उनसे बातें कर रहा था कि वहाँ परसेप्शन ये बनाया जा रहा है, खासतौर पर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये मुआहदा करने जा रहे हैं और इन्होंने सब कुछ दे दिया है ईरान को और अपना टेक होम कुछ नहीं लिया है। तो ये जो परसेप्शन है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को दो तरह से नुकसान पहुंचाता है, पॉसिबली जो परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। एक अमेरिका में अंदर जाहिर है एक बहुत बड़ी लॉबी उनके मुखालिफ है, जो समझती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कमजोरी दिखा रहे हैं। और खासतौर पर नेतन्याहू का आपने सुना भी होगा और मीडिया में भी चला था कि वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस फैसले को, क्योंकि समझते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस तरह का एग्रीमेंट किया है तो ये इससे बेहतर है कि वो एग्रीमेंट ना करें। ठीक है। जाहिर है शो स्पॉइलर बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो अब दो फ्रंट पे आपने देखा, ये जो छोटे छोटे हमले शुरू हो गए, वॉलेशन शुरू हो गई, ईरान समझता है कि ये सीज फायर की वॉलेशन की जा रही है, ये एक एलिमेंट तो पोस्चरिंग का है। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिंक किया एक और बात से। कल आपने देखा होगा कि इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर सारे ममालिक आ जाए, यानी कि अगर ईरान के साथ होता है तो ये शायद ये पैकेज तब कंप्लीट होगा कि इब्राहिम अकॉर्ड के साथ इसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये एक इटसेल्फ भी शो स्पॉइलर है। ये जो बयान कह लें या उनकी ख्वाहिश कह लें, या अभी उन्होंने तो ऑलमोस्ट ये बड़ी फर्म किस्म की एक रिक्वेस्ट की है, जो जिसको जो भी नाम दिले, तो ये एक इटसेल्फ भी बड़ा, मैं नहीं देख रहा खुशाइंद है, क्योंकि अभी मेन एग्रीमेंट हुआ नहीं है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंडीशन अटैच कर दी है। तो ठीक आई है। थिंक उस लॉबी को, उस सेगमेंट को खुश करने की कोशिश है प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो ये प्रेसिडेंट समझते हैं कि मेरा इलेक्टोरल वोट भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और दूसरा, जो जायनिस्ट लॉबी और मीडिया बहुत सारा उनके कंट्रोल में है, वो ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये बात कर रहा हूँ, ना कि ठीक है। कमजोरी की तरफ से। अच्छा खालिद साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप का जो मिड टर्म इंतखाब है नवंबर में, वो बुरे तरीके से खतरे में है। अब पिक्चर कौन सी ड्रॉ हो रही है? वीकेंड पर रिपोर्ट्स थी कि मामला तय पा चुके हैं, हतमी ऐलान होना बाकी है, 60 रोज़ा जंगबंदी है जिसमें नेवल ब्लॉकेट को हटना था, स्टेट ऑफ हॉर्मस को खुलना था। अब अमेरिका ईरान पर हमला करके इस मुमकिन माहदे से पीछे हट रहा है क्या? आपने जैसे कहा कि शो स्पॉइलर इसराइल है, तो इसराइल की साजिश, यानी इसराइल मुकम्मल तौर पर ट्रंप को ट्रैप करने में कामयाब हो रहा है? जी देखिए, अमेरिका का सदर हो, जिसको 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट करती रही हैं और करती भी हैं, उन्होंने पहले, हम हर दफा तो लेट गो नहीं कर सकते ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले मिसलीड किया एक नेतन्याहू ने। अपनी एजेंसियां, अपना इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रांग होने के बावजूद, अमेरिका जैसा सदर जो सुपर पावर है, किसी अफ्रीका के मुल्क के सदर नहीं है वो, तो उनको हम ये नहीं लेट गो कर सकते कि किसी ने ट्रैप कर लिया उनको। और अगर ट्रैप ठीक कर है। लिया तो फिर तो दुनिया का अल्लाह ही हाफिज, अगर दुनिया का सबसे मजबूत आदमी भी ट्रैप हो सकता है बातों में। तो पहले तो ये कहा गया कि जंग शुरू करने में नेतन्याहू ने उनको पुश किया। वो ब्लेम अपनी जगह है, लेकिन एक अमेरिकन सदर को एक खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और अभी भी जाहिर है उनकी प्रायोरिटी सीज फायर की तरफ गई है आउट ऑफ कंपल्शन। लेकिन जाहिर है नेतन्याहू और खासतौर पर इसराइल चाहता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इस वक्त, क्योंकि कॉर्नर हुए हुए हैं, और आपको पता है और आप याद भी करते चले हम, कि नेतन्याहू बहुत बड़ा फैक्टर था हमला करवाने में, कि वो समझते थे कि वेनेजुएला जिस तरह हमला करके आपने इतना कुछ वाह हुई है, 6 घंटे का ऑपरेशन था, फ्लॉलेस किस्म का मिलिट्री ने एग्जीक्यूट किया है, और इसी तरह का हमला एक ईरान पर करेंगे, एक दो दिन में रजीम चेंज हो जाएगी, तो वो बैकफायर हुआ। और जाहिर है वो बैकफायर इसलिए हुआ था कि आपको इस तरह की जो फतह मिलती है, जो वेनेजुएला में मिली, वो बड़ी एडिक्टिव होती है। एडिक्टिव के अंदर एक खतरा अटैच होता है कि अगर इतनी इकोनॉमिकल आप विक्ट्री हासिल कर लें, ठीक। तो फिर आप समझते हैं कि जरा सा प्लस करने से मैं ये भी हासिल कर सकता हूँ, वो भी हासिल कर सकता हूँ। तो ठीक आई है। थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप कॉर्नर है, डेविल इन द डीप सी वाला चक्कर हुआ हुआ है। एक तरफ दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इकोनॉमिक हॉस्टेज बनी हुई है, ऑयल प्राइसेस कहाँ चली गई हैं, कमोडिटीज हैं, यूरिया है, केमिकल्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में ट्रेड इफेक्ट हुआ हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पॉपुलैरिटी भी गिर रही है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो भी एक बहुत चैलेंजिंग उनके लिए हुआ हुआ है। तो आई थिंक ठीक उनके है। लिए चॉइस करना इसको मुश्किल हो रहा है। किसी वक्त वो खुश करते हैं अपनी इलेक्टोरल वोटिंग को और लोगों को, जिनको ये ख्याल या परसेप्शन बिल्ड हो गई है कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं।
कभी वो रियलिज्म की तरफ आ जाते हैं जब वो समझते हैं कि जंग दोबारा शुरू करना इकोनॉमिकल भी नहीं है और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी हासिल नहीं हो सकेंगे, तो फिर वो ठीक है। ज्यादा सख्ती दिखाना शुरू कर देते अच्छा, हैं। मुझे तो एक वो और चीज़ थोड़ा-सा इशारा, दोनों मुझे आपकी मौजूदगी में 1-2 चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। आपने कहा कि 20 एजेंसीज़ ट्रंप साहब को बाकायदा एडवाइस करती हैं, मगर कोई एजेंसी उसमें से ऐसी नहीं है कि ट्रंप साहब के बयानात का वो बताएँ इम्पैक्ट क्या आता है? 39 दिन की जंग हो, 8 अप्रैल से ऑनवर्ड सीज़ फायर हो, किसी जगह पे भी इब्राहिमी मुआहदे से का ज़िक्र नहीं था। लेकिन अचानक से उन्होंने इसको जोड़ा, सबसे पहले इस्राएली मीडिया ने रेज़ किया, फिर लिंडसे ग्राहम जो सेनेटर हैं, वो भी इसराइल से रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा उनके इसराइली लॉबी के करीब हैं। इस जोड़ने का क्या मकसद है? क्योंकि एक्सेप्टेंस रिलेट करती है ना किसी भी मुआहदे के लिए। ट्रंप का ये मंसूबा कामयाब होता हुआ नज़र आता है कि इब्राहिम अकॉर्ड में कोई लोग डर के मारे या मुसलसल एक नेगोशिएशन वाले मामले के अंदर हैं, राब्ते में हैं, इधर सऊदी अरब हो, इधर पाकिस्तान हो, इधर कतर हो। तो ये एक बहस शोशा है कि इस सारे हल्ले के अंदर कोई एक आधा मुल्क ऐसा होगा जो इसराइल को तस्लीम कर लेगा, इब्राहिम अकॉर्ड में आ जाएगा। जी देखिए, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप की टाइमिंग इधर भी गलत है। जब आपको याद होगा पीस बोर्ड बना था, जब बहुत सारे ममालिक वहां पेश हुए, शर्म अल शेख में हुए थे, इजिप्ट में इकट्ठे हुए थे। उस वक्त ये अगर प्रेशर डालते, उस वक्त बहुत बड़ी मिथ थी अमेरिका की, स्ट्रॉन्गेस्ट मुल्क था, प्रेसिडेंट ट्रंप का नोन था कि उनके खिलाफ नहीं जाया जा सकता, और एक शायद ही वो टाइम ठीक था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगता है उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा उनके फैसले को, मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है वो इल टाइम्ड है। इल टाइम्ड इसलिए है कि अब दुनिया वो मिथ में नहीं रही, वो मिथ टूट चुकी है। कनाडा आपने देखा वो किस तरह एक किस्म का डिफाई कर रहा है। यूरोपियन यूनियन क्या कर रही है? जर्मनी कहते हैं, उनके चांसलर कहते हैं कि जी ये तो ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई है अमेरिका को। यूरोप ने सपोर्ट नहीं किया, नेटो उस तरह नहीं मान रहा उनकी बात। तो बहुत सारे ममालिक ने ईरान के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के, जिसमें जापान शामिल है, कोरिया शामिल है। वो डायरेक्ट नेगोशिएशन करके एक रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं ट्रांजिट के लिए। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप उतने मजबूत नहीं रहे, तो आई थिंक टाइमिंग भी आउट है, क्योंकि अब डिफाई करना प्रेसिडेंट ट्रंप को उतना प्राइसिंग के लिए प्राइसिंग नहीं रहा और उतना महंगा ठीक, नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है ठीक। टाइमिंग आउट है, अब शायद दुनिया उस तरह उनकी बात नहीं सुनेगी। जिस तरह खबरें आई हैं कि जब उन्होंने लीडर से ये कॉन्फ्रेंस कॉल के दरमियान ख्वाहिश का इजहार किया तो खामोशी हो गई। इसका मतलब यही है कि लोग अब या खामोश रहेंगे या डिफाई करेंगे।